एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो के थ्रू हम कवर कर रहे हैं टॉपिक पोस्टमार्टम चेंजेस इन दी मसल। तो हमने कुछ पुरानी वीडियोस के साथ साथ पोस्टमार्टम चेंजेस का जो टॉपिक है वो हमने शुरू किया है। और क्या क्या कवर कर लिया है अभी तक? अल्गर मोर्टिस कवर कर लिया है, लिवर मोर्टिस कवर कर लिया है। लिवर मोर्टिस जिसे हम कहते हैं पोस्टमार्टम स्टेनिंग, अल्गर मोर्टिस जिसे हम कहते हैं कूलिंग ऑफ द बॉडी। इसके अलावा हमने चेंजेस इन द आई भी कर लिया। यस, चेंजेस इन दी आई। इसके अलावा एक छोटा सा नोट था पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी का, तो वो भी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल में जाके देखेंगे, तो भी रिसेंटली अपलोड हुई वीडियो है, तो वो आपको वहाँ से भी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा एक और लिंक आपको मिलेगी जो है हमारे टेलीग्राम फैमिली की। तो एक छोटा सा हमारा टेलीग्राम फैमिली है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं PDF सेंड कर देती हूँ, वहाँ पे मैं वीडियो की लिंक्स जो भी होती हैं वो शेयर कर देती हूँ, ताकि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि कोई भी नई वीडियो अपडेट हुई है या उसका जो स्टडी मटेरियल है उसकी PDF आपको वहाँ से मिल जाए। तो आज इस वीडियो से हम कवर कर रहे हैं चेंजेस इन दी मसल। तो पढ़ना शुरू करते हैं। चेंजेस इन दी मसल मीन्स हमने ऑलरेडी चेंजेस इन दी स्किन कर लिया है, चेंजेस इन दी आई कर लिया है, चेंज इन टेम्परेचर कर लिया है। तो क्या क्या चीज़ें कर ली हैं पहले वो याद करो। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्किन एंड चेंजेस इन दी आई। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? चेंजेस इन दी मसल। ये सारे के सारे चेंजेस कौन से? पोस्टमार्टम चेंजेस मीन्स आफ्टर डेथ चेंजेस। पोस्टमार्टम चेंजेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो मसल में क्या क्या चेंज आता है आफ्टर डेथ? आफ्टर डेथ द मसल पासिस थ्रू 3 स्टेजेस। तो जो मसल है, जो हमारी बॉडी की मसल्स है, वो आफ्टर डेथ 3 स्टेजेस को पास करती है। तो वो कौन कौन सी 3 स्टेजेस हैं? फर्स्ट स्टेज क्या है? प्राइमरी रिलैक्सेशन, जिसे हम कहते हैं फ्लैकिडिटी या फ्लैसिडिटी। सेकेंड क्या है? राइगर मोर्टिस। थर्ड है सेकेंडरी रिलैक्सेशन। तो ये 3 जो स्टेप्स हैं, प्राइमरी रिलैक्सेशन, राइगर मोर्टिस और सेकेंडरी रिलैक्सेशन, तो ये तीनों के तीनों जो स्टेप्स हैं वो हमारी मसल्स इनको पार करती है, इन तीनों स्टेजेस को क्रॉस करती है 1 बाय 1। तो पहली स्टेज कौन सी है? पहली स्टेज फर्स्ट प्राइमरी रिलैक्सेशन, सेकेंड में आएगा राइगर मोर्टिस, उसके बाद थर्ड में आएगा सेकेंडरी रिलैक्सेशन। तो प्राइमरी रिलैक्सेशन और सेकेंडरी रिलैक्सेशन का बीच का जो मोड है, बीच का जो स्टेप है, स्टेज है, वो है राइगर मोर्टिस का, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और टर्म आता है कैडेवरिक स्पाज्म, तो उसे हम अलग से डिटेल्ड में वीडियो में करेंगे राइगर मोर्टिस के साथ कंपेयर करके, जिससे आपको डिफरेंस भी पता चल जाए कि क्या मेजर डिफरेंस है, और सिमिलैरिटीज़ भी पता चल जाए कि दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं। ठीक है, बट अभी फोकस करेंगे प्राइमरी रिलैक्सेशन पे, राइगर मोर्टिस पे एंड सेकेंडरी रिलैक्सेशन पे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हम कंपैरिजन कर लेंगे राइगर मोर्टिस एंड कैडेवरिक स्पाज्म में। फर्स्ट है प्राइमरी रिलैक्सेशन। तो प्राइमरी रिलैक्सेशन में क्या होता है? इमीडिएटली आफ्टर डेथ जो प्राइमरी रिलैक्सेशन है वो इमीडिएटली आफ्टर डेथ आती है। तो डेथ के बाद इमीडिएटली क्या होता है? प्राइमरी रिलैक्सेशन हो जाता है बॉडी का। इन ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, किन सर्कमस्टांसेस में? ऑर्डिनरी, रेगुलर, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आफ्टर डेथ प्राइमरी रिलैक्सेशन देखने को मिलती है। ठीक है, देयर इज़ अ रिलैक्सेशन इन जनरल मसल। तो जनरल मसल में रिलैक्सेशन आती है, जो मसल का टोन होता है उसमें रिलैक्सेशन आती है, विद द रिजल्ट ऑफ, क्या क्या रिजल्ट मिलता है इससे? लोअर जॉ ड्रॉप, जो आपका लोअर जॉ है जिसे हम मैंडिबल भी कहते हैं, तो लोअर जॉ ड्रॉप होता है, प्यूपिल्स डायलेट हो जाती हैं, मसल बिकम सॉफ्ट एंड फ्लैबी। मसल्स कैसे हो जाती हैं? सॉफ्ट हो जाती है, फ्लैबी हो जाती हैं। तो इसी वजह से हम इसे फ्लैसिडिटी या फ्लैकिडिटी भी कहते हैं, क्योंकि मसल्स जो है सॉफ्ट हो जाती हैं और फ्लैबी हो जाती हैं। इसके साथ साथ आपको जॉइंट्स भी फ्लेक्सिबल लगेंगे, जॉइंट्स भी फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, जो मसल्स है वो सॉफ्ट हो जाती हैं, फ्लैबी हो जाती हैं। इसके अलावा प्यूपिल्स जो हैं, आई प्यूपिल्स जो हैं वो डायलेट हो जाती हैं। इसके अलावा एक और मेजर पॉइंट है जो है लोअर जॉ ड्रॉप का। तो आपका जो मैंडिबल है वो ड्रॉप हो जाता है। तो ये सारी की सारी कंडीशन किस में देखने को मिलती है? आपकी प्राइमरी रिलैक्सेशन में ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो प्राइमरी रिलैक्सेशन में क्या हुआ? इमीडिएटली होगा डेथ के बाद इन ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। इसके अलावा जो जनरल मसल टोन है उसमें रिलैक्सेशन आ जाती है। अब इसकी वजह से जब जनरल मसल टोन में रिलैक्सेशन आई तो क्या होगा? लोअर जॉ ड्रॉप होगा, प्यूपिल डायलेट हो जाएंगे, मसल बिकम्स सॉफ्ट एंड फ्लैबी। इसके अलावा जो जॉइंट्स है वो भी फ्लेक्सिबल
हो जाएंगे। तो हाथ पैर ढीले पड़ना जिसे हम कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में हिंदी में, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। मॉलिक्यूलर डेथ डज नॉट ऑकर, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इट डज नॉट ऑकर, कौन सी चीज़? मॉलिक्यूलर डेथ। अब हमने पढ़ी थी, एक तो हमने पढ़ी थी मॉलिक्यूलर डेथ, दूसरी हमने पढ़ी थी सोमैटिक डेथ। तो सोमैटिक डेथ और मॉलिक्यूलर डेथ के बीच 4 to 5 आवर्स का डिफरेंस होता है, मैंने बताया था, है ना। जब सोमैटिक डेथ हो जाती है, आफ्टर सोमैटिक डेथ के 4 to 5 आवर्स के बाद मॉलिक्यूलर डेथ होती है। मॉलिक्यूलर डेथ मीन्स सेल्यूलर डेथ, पर्टिकुलर सेल की डेथ हो जाती है। तो ये जो मॉलिक्यूलर डेथ है प्राइमरी रिलैक्सेशन में नहीं होती, ये मॉलिक्यूलर डेथ के पहले का सिचुएशन है, सोमैटिक डेथ के बाद का सिचुएशन हो सकता है, बट मॉलिक्यूलर डेथ नहीं हुई है। मॉलिक्यूलर डेथ नहीं हुई है मीन्स जो बॉडी के सेल्स हैं और जो मॉलिक्यूल्स हैं अभी वो डेड नहीं हैं, ओके, अपने वो कैरेक्टरिस्टिक्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बट येट वो सेल्यूलर डेथ अभी नहीं हुई है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर अबाउट 3 to 4 आवर्स आफ्टर सोमैटिक डेथ, ये मैंने बोला ना 3 to 4 आवर्स का डिफरेंस होता है सोमैटिक डेथ एंड मॉलिक्यूलर डेथ में। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्राइमरी रिलैक्सेशन में मॉलिक्यूलर डेथ नहीं हुई होती है, ठीक है। द मसल स्टिल रिएक्ट्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुली, अगेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो मसल्स हैं हमारी वो किससे रिएक्ट करने लगती हैं? एक्सटर्नल स्टिमुली। कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुली मिली हमारी बॉडी की मसल्स को तो दे विल रिएक्ट टू इट, ठीक है, चाहे वो मैकेनिकल हो, केमिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, और द टिश्यू स्टिल एल्कलाइन। अच्छा, कौन कौन से स्टिमुली पे रिएक्ट करेगी मसल्स? मैकेनिकल, केमिकल और इलेक्ट्रिकल। इसके अलावा जो हमारी टिश्यूज़ का इन्वायरमेंट है वो कैसा है? वो अभी भी अल्कलाइन है। दो टाइप का आपको इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा, या तो एल्कलाइन या तो एसिडिक। एसिडिक कब होता है हम आगे पढ़ेंगे, बट आपको ये याद रखना है कि अभी जो सिचुएशन है, अभी जो प्राइमरी रिलैक्सेशन का पॉइंट है उसमें एल्कलाइन एनवायरनमेंट आपकी मसल में रहता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर डेथ नहीं हुई होती, जो हमारी मसल्स है अभी भी एक्सटर्नल स्टिमुली पे रिएक्ट करती है, जो एनवायरनमेंट है वो अभी भी एल्कलाइन है। तो ये सारी चीज़ें प्राइमरी रिलैक्सेशन पे आपको देखने को मिलेगी। अब अगर हम बात करें राइगर मोटिस की, तो राइगर मोटिस का जो लिटरल मीनिंग है वो क्या होता है? राइगर मीन्स रिजिडिटी, रिजिडिटी मीन्स जो स्टिफनेस होती है, जो हार्डनेस होती है, उसे हम कह सकते हैं। मोटिस का मतलब तो सबको अभी तक पता चल ही चुका है कि मोटिस मीन्स डेथ, राइगर मीन्स रिजिडिटी, मोटिस मीन्स डेथ। इट इज़ अ कंडीशन characterized by stiffening of the body and shortening of the muscle which follow the period of primary relaxation, ठीक है। प्राइमरी रिलैक्सेशन को फॉलो करता है। आफ्टर प्राइमरी रिलैक्सेशन राइगर मोटिस आया, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जो राइगर मोटिस है इट कमेंस्ड आफ्टर प्राइमरी रिलैक्सेशन, तो प्राइमरी रिलैक्सेशन के बाद ही राइगर मोटिस आएगा, राइगर मोटिस पहले नहीं आएगा। तो पहले प्राइमरी रिलैक्सेशन आया, प्राइमरी रिलैक्सेशन के बाद कौन सी कंडीशन आएगी, कौन सी स्टेज आएगी? हमने नेक्स्ट टू नेक्स्ट प्रीवियस स्लाइड में देखा कि जो मसल्स हैं उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। 3 स्टेजेस से होके जाती है हमारी मसल। पहला स्टेज कौन सा है? प्राइमरी रिलैक्सेशन। दूसरा स्टेज कौन सा है? राइगर मोटिस। एंड थर्ड स्टेज कौन सा है? सेकेंडरी रिलैक्सेशन। तो पहला स्टेज हमने कवर कर लिया प्राइमरी रिलैक्सेशन का। अभी सेकेंड स्टेज में हम, दैट इज राइगर मोटिस। तो राइगर मोटिस का लिटरल मीनिंग क्या है? राइगर इट मीन्स रिजिडिटी, मोटिस इट मीन्स डेथ। It's a condition characterized by the stiffening and shortening of the muscle. Muscle stiff हो जाती है, उनमें shortening देखने को मिलती है, and which is followed by the period of primary relaxation. तो primary relaxation के बाद ही rigor mortis आती है. The contractile element of the muscle consists of protein filament of 2 types. तो यहाँ पे हम मैकेनिज्म समझेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो प्रोसेस होती है हमारे मसल्स में, या जो नॉर्मल मैकेनिज्म होता है मसल्स का रिएक्ट करने का, वो हम देखते हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट होता है मसल्स में, वो किस पे डिपेंड करता है? 2 टाइप के प्रोटीन फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं हमारी मसल्स में। कौन कौन से? मायोसिन एंड एक्टिन। कौन कौन से? मायोसिन प्रोटीन फिलामेंट और एक्टिन प्रोटीन फिलामेंट। तो अब ये क्या रोल प्ले करते हैं?
दे आर अरेंज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड इन इंटरडिजिकेटिंग मैनर। तो ये दोनों ऐसे अरेंज रहते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरलॉक्ड रहते हैं, जिससे हमारा मसल का आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा। जो मसल्स वर्क करती हैं वो इन दोनों के ही तालमेल पे वर्क करती है, एक्टिन फिलामेंट प्रोटीन एंड मायोसिन फिलामेंट प्रोटीन। तो रिलैक्सेशन की स्टेज में क्या होता है इन दोनों के साथ, जब हमारी बॉडी रिलैक्स रहती है, जब हमारी मसल्स रिलैक्स्ड रहती है, तो जो एक्टिन फिलामेंट है इट इज़ इंटरलॉक्ड विद द मायोसिन फिलामेंट। तो जो एक्टिन फिलामेंट है वो मायोसिन फिलामेंट के साथ इंटरलॉक्ड रहता है, ठीक है, इन अ स्मॉल एक्सटेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो थोड़े एक्सटेंड के लिए एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट के साथ इंटरलॉक्ड रहता है फॉर्मली, ऐसे नॉर्मली। कैसी कंडीशन में, रिलैक्स्ड। जब हमारी मसल रिलैक्स्ड है तो एक्टिन एंड मायोसिन क्या रहते हैं, एक दूसरे से बहुत लूजली इंटरलॉक्ड रहते हैं, स्मॉल एक्सटेंड में इंटरलॉक्ड रहते हैं। बट कॉन्ट्रैक्शन के स्टेज पे क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, व्हेन द मसल कॉन्ट्रैक्ट, जब हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, दे इंटरलॉक्ड ग्रेटली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एटीपी। तो जब हमारे बॉडी में एटीपी बनती है, एनर्जी क्रिएट होती है, एटीपी के फॉर्म में स्टोर्ड रहती है, एटीपी के फॉर्म में प्रेजेंट रहती है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये हमें एनर्जी देने का काम करती है। तो जब हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो थोड़ा एनर्जी का कंजम्पशन भी होता है, तब एक्टिन फिलामेंट एंड मायोसिन फिलामेंट बहुत ग्रेट एक्सटेंट के साथ एक दूसरे से इंटरलॉक्ड हो जाती है। क्यों ग्रेटली इंटरलॉक्ड होती है, बिकॉज ऑफ दी एटीपी प्रेजेंस। एटीपी प्रेजेंट है, इस वजह से ही ये दोनों जो प्रोटीन फिलामेंट है एक दूसरे से ग्रेटली इंटरलॉक्ड रहती है। द प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी, प्रोडक्शन और जो यूटिलाइजेशन है एटीपी का, वर्क्स इन अ साइक्लिक मैनर। तो ये एक साइक्लिक मैनर में वर्क करता है। आफ्टर डेथ एटीपी सिंथेसिस फॉर अ शॉर्ट टाइम। अब डेथ के बाद जो एटीपी है वो शॉर्ट टाइम के लिए बस बनती है। तो जितनी एनर्जी बॉडी में बची है, या जितना भी आपके पास कहना चाहिए मुझे फ्यूल बचा है, तो जब तक फ्यूल बचा है तब तक आपकी जो व्हीकल है वो चलेगा। जैसे ही फ्यूल खत्म हुआ ये भी चलना बंद हो जाता है। वैसे ही कंडीशन इसके साथ भी होती है। तो जो एटीपी का प्रेजेंस है उसकी वजह से एक्टिन प्रोटीन फिलामेंट एंड मायोसिन प्रोटीन फिलामेंट दोनों अच्छे से इंटरलॉक्ड रहते हैं टू अ ग्रेट एक्सटेंट। पर अब ये भी एक पॉइंट है कि प्रोडक्शन और यूटिलाइजेशन जो एटीपी का है वो साइक्लिक मैनर में चलता है बिफोर डेथ। बट आफ्टर डेथ क्या होता है, एटीपी सिंथेसिस बंद हो जाती है, बट जितनी एटीपी बॉडी में बची है उसके कंजम्पशन तक वो रिएक्शन होती है। टिल द ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट लोकली। तो जब तक ग्लाइकोजन लोकली प्रेजेंट रहेगा तब तक ये प्रोसेस चलेगी और उसके बाद ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। This led to the fusion of both the filament into a dehydrated stiff gel। तो ये जो एक्टिन फिलामेंट है और मायोसिन फिलामेंट है, जैसे ही एटीपी का प्रोडक्शन बंद हुआ, सिंथेसिस बंद हुआ, क्या होता है ये सिचुएशन, जब ग्लाइकोजन लोकली प्रेजेंट है तब तक ये प्रोसेस चलेगा। मैंने बोला ना, जब तक फ्यूल प्रेजेंट है तब तक व्हीकल चलेगा, जैसे ही फ्यूल ख़त्म हो गया गाड़ी ठप पड़ जाएगी, जो व्हीकल है वो स्टॉप हो जाएगा। तो ऐसे ही होता है, जैसे ही हमारा ये वाला व्हीकल स्टॉप हुआ तो जो हमारे फिलामेंट्स है, प्रोटीन फिलामेंट्स एक्टिन एंड मायोसिन, वो एक दूसरे से फ्यूज़ हो जाएंगे और फ्यूज़ होने की वजह से डिहाइड्रेट होके वो एक स्टिफ जेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ये स्टिफ जेल में कन्वर्ट हुए वो राइगर मोटिस को रिजल्ट देगा। तो जैसे ही इनमें जब ये स्टिफ जेल में कन्वर्ट हो गए हमारे जो फिलामेंट प्रोटीन है जो हमारे मसल्स में प्रेजेंट होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन जैसे ही स्टिफ जेल में बदल जाएंगे, वो जैसे ही स्टिफ जेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइगोमोटिस हमारी बॉडी में आ जाएगा। राइगोमोटिस भी स्टिफनिंग होती है बॉडी की। तो जैसे ही हमारे मसल्स की जो प्रोटीन है वो स्टिफ हुई तो हमारी पूरी बॉडी भी स्टिफ हो जाएगी। इट विल रिजल्ट इनटू अ राइगोमोटिस। द राइगोमोटिस मसल्स गोज एल्कालाइन टू एसिडिक। अभी तक हमने क्या देखा था, प्राइमरी रिलैक्सेशन में कैसा है कंडीशन, एल्कालाइन है। कैसा है एनवायरनमेंट, एल्कालाइन है। बट राइगोमोटिस की कंडीशन में एसिडिक हो जाएगा। ये क्यों एसिडिक हो जाएगा, ड्यू टू द लोकल फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। लोकली लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, लोकली लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन की वजह से ये एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा भी गया हुआ है एग्ज़ाम में
कि रैगोमोटिस में जो एनवायरनमेंट होता है एसिडिक होता है या एल्कलाइन होता है। तो ये याद रखना है कि प्राइमरी रिलैक्सेशन में जो एनवायरनमेंट है एल्कलाइन है, फिर रैगोमोटिस में ये जो सिचुएशन है एसिडिक हो जाएगी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। ठीक है, रैगोमोटिस स्टेज अंटिल ऑटोलाइसिस ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन एज अ पार्ट ऑफ प्यूट्रिफैक्शन। तो ये जो रैगोमोटिस है वो तब तक रहता है, तब तक परसिस्ट करता है, तब तक एक्टिन और मायोसिन जो हमारे प्रोटीन हैं वो प्यूट्रीफाई ना हो जाए। जैसे ही इनका प्यूट्रीफैक्शन शुरू होगा तो जो राइगोमोटिस है वो रिलीज़ हो जाएगा, जो स्टिफनिंग है बॉडी की वो रिलीज़ हो जाएगी, क्योंकि स्टिफनिंग बॉडी भी इन्हीं प्रोटीन जेल्स, ये इन्हीं प्रोटीन की वजह से हुआ है, स्टिफ जेल की वजह से हुआ है। तो जैसे ही ये ऑटोलाइसिस होगा, ऑटोलाइसिस मीन्स जैसे ये ख़त्म होने लगेगा धीरे धीरे, जैसे ये प्यूट्रीफाई होने लगेगा, जो राइगोमोटिस है वो भी धीरे धीरे डिज़ोल्व होने लगेगा। When the autolysis occur, muscles softens and secondary relaxation occurs. तो अब ये बात है, जैसे ही ऑटोलाइसिस हुआ, ऑटो मीन्स अपने आप, लाइसेंस मीन्स किसी का टूटना या डिस्ट्रॉय होना। ठीक है, तो जैसे ही ऑटोलाइसिस होती है जो मसल्स हैं वो फिर से सॉफ्ट हो जाती हैं। अभी तक हमारी मसल्स क्या थी, सिर्फ स्टिफ थी, बिल्कुल स्टिफ थी हमारी मसल्स, बट जैसे ही ऑटोलाइसिस हुआ एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन फिलामेंट्स का, जो मसल्स है वो फिर से सॉफ्ट हो जाएंगी एंड द सेकेंडरी रिलैक्सेशन ऑकर। अब इसी कंडीशन में सेकेंडरी रिलैक्सेशन आती है। ठीक है, प्राइमरी रिलैक्सेशन में हमने देखा क्या हुआ, प्राइमरी रिलैक्सेशन से सेकेंडरी रिलैक्सेशन में कैसे बॉडी आई, प्राइमरी रिलैक्सेशन से राइगोमोटिस में बॉडी कैसे आई, अब राइगोमोटिस से सेकेंडरी रिलैक्सेशन में कैसे जा रही है। ये आपको स्टेप्स देखने हैं, ये स्टेजेस। पहला स्टेज है प्राइमरी रिलैक्सेशन, सेकेंड हमने कर लिया राइगोमोटिस, अब हम करेंगे सेकेंडरी रिलैक्सेशन जो कि हमारा थर्ड स्टेज है। बट उसके पहले कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि ब्रोकन राइगोमोटिस। राइगोमोटिस इज टेस्टेड बाय, कैसे कैसे टेस्ट कर सकते हैं, कैसे डेवलप होती है राइगोमोटिस, और इसके बाद चलो सेकेंडरी रिलैक्सेशन पहले कर लो। राइगोमोटिस के बाद आती है सेकेंडरी रिलैक्सेशन। तो सेकेंडरी रिलैक्सेशन में क्या होता है, इट डिसअपियर्स, डिसअपियरेंस ऑफ राइगोमोटिस। जब राइगोमोटिस डिसअपियर होता है तब सेकेंडरी रिलैक्सेशन आती है। मसल बिकम्स सॉफ्ट एंड फ्लैकिड अगेन। तो मसल्स फिर से सॉफ्ट हो जाएंगी, फ्लैबी हो जाएंगी, फ्लैकिड हो जाएंगी। डू नॉट रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली, इम्पॉर्टेंट। प्राइमरी रिलैक्सेशन में हमारी जो मसल्स है एक्सटर्नल स्टिमुली को रिस्पॉन्स दे रही थी, बट सेकेंडरी रिलैक्सेशन में कोई भी रिस्पॉन्स हमारी मसल्स नहीं देंगी। रिएक्शन अगेंस्ट बिकम एल्कलाइन, जो रिएक्शन है उसका मीडियम फिर से एल्कलाइन हो जाएगा। तो क्या हुआ, प्राइमरी रिलैक्सेशन में एल्कलाइन मीडियम, सेकेंडरी में एसिडिक, सेकेंडरी नहीं, सेकेंड जो हमारा स्टेप है राइगोमोटिस, यस, राइगोमोटिस में एसिडिक एंड देन सेकेंडरी रिलैक्सेशन में अल्कलाइन। तो प्राइमरी रिलैक्सेशन, सेकेंडरी रिलैक्सेशन में इन्वायरमेंट अल्कलाइन है। राइगोमोटिस जो कि सेकेंड फेज है, सेकेंड स्टेज है, स्टेप है, उसमें अल्कलाइन कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। तो सेकेंडरी रिलैक्सेशन के बाद मैंने स्लाइड पे थैंक यू लिख दिया हुआ है, क्योंकि हम बाकी आगे करेंगे, बट इन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं या फिर नेक्स्ट वीडियो में ही कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं। ब्रोकन राइगोमोटिस क्या होती है, ब्रोकन मीन सबको पता है कुछ टूटा हुआ है, तो टूटा हुआ राइगोमोटिस कैसा होता है, इट कैन बी ब्रोकन बाय मैकेनिकल फोर्स। येस, आप कोई मैकेनिकल फोर्स लगाओगे तो जो स्टिफनिंग हुई है बॉडी की वो ब्रोक हो जाएगी। लिम्स, अरे ये मैं करेक्ट कर दूंगी, ठीक है, पीपीटी में। लिम्स विच इज स्टिफ ड्यू टू राइगर इज फिक्स्ड फोर्सिबली एट जॉइंट, लिम्स बिकम फ्लैकिड। ठीक है, इतना तो सिंपल है। फर्स्ट अफेक्ट ऑन दी मसल्स, अच्छा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या अफेक्ट होती है, मसल्स, कौन सी मसल्स, इनवॉल्यूमेंट्री मसल्स, जिनमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, उनमें राइगोमोटिस पहले आएगा। ठीक है, वो मसल्स जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उन मसल्स में राइगोमोटिस पहले आता है। ठीक है, वॉल्यूमेंट्री मसल्स कौन सी है, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं वॉल्यूमेंट्रली, अपनी इच्छा के अनुसार अगर से आप कंट्रोल कर सकते हैं तो फिर बाद में इनवॉल्यूमेंट्री में पहले आता है, वॉल्यूमेंट्री मसल्स में बाद में आता है। पोस्टमार्टम नहीं है यहाँ, राइगोमोटिस, आरएम मीन्स राइगोमोटिस डजंट डिपेंड अपॉन दी लिम्स ब्लड सप्लाई। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर लिम्ब में अगर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है तो राइगोमोटिस नहीं होगा।
इट अकर्स इन पैरालाइज्ड लिम्स टू। अगर किसी को पैरालिसिस है, कोई पर्सन है पैरालिसिस से अफेक्टेड, तो उनमें भी रैगामोटिस की सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर किसी भी पर्सन को कोई प्रॉब्लम है जैसे कि पैरालिसिस, तो रैगामोटिस देखने को नहीं मिलेगा। ऑफ कोर्स रैगामोटिस देखने को मिलेगा। तो ये सारे ब्रोकन रैगम में आएंगी। रैगामोटिस टेस्ट कैसे आप करोगे, कैसे आपको पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर बॉडी में रैगामोटिस आ चुका है, तो वो कैसे पता चलेगा? तो आपको क्या करना है, अटेम्प्टिंग टू लिफ्ट द आईलिड्स। तो जो आईलिड्स हैं उनको अटेम्प्ट करना है लिफ्ट करने का, उनको आपको कोशिश करनी है उठा के देखने की। डिप्रेसिंग दी जॉ को डिप्रेस करने की कोशिश करनी है जेंटली बेंडिंग ऑफ द नेक एंड जॉइंट। तो नेक और जॉइंट को जेंटली बेंड करने की कोशिश करनी है। तो ये सारे छोटे छोटे टेस्ट हैं जिनसे आप चेक कर सकते हैं कि उस बॉडी में रैगामोटिस आया है या नहीं आया है। अब एक यहाँ पे नोट भी है। नोट क्या है? इन हार्ट द रैगामोटिस अपीयर इन 1 आवर। इम्पॉर्टेंट, हार्ट में कब आता है रैगामोटिस? 1 घंटे के अंदर अंदर हार्ट में रैगामोटिस आ जाता है। लेफ्ट चेम्बर इज़ मोर अफेक्टेड एंड लेफ्ट चेम्बर इज़ मोर थिक, अभी अफेक्टेड की बात नहीं हुई है। तो जो हमारा हार्ट का लेफ्ट चेम्बर होता है वो ज़्यादा थिक होता है एंड हेंस ग्रेटली अफेक्टेड एज कम्पेयर टू दी राइट चेम्बर। तो जो राइट चेम्बर है वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगा। जो लेफ़्ट चेम्बर है जो लेफ़्ट चेम्बर है वो क्योंकि ज़्यादा थिक होता है, ज़्यादा मसल्स वहाँ पे होती हैं, तो उनमें रैगामोटिस ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। अब वो थिक है तो वहाँ मसल्स ज़्यादा है तो जब एक्टिन मायोसिन का फ्यूजन होगा तो वहाँ पे स्टिफ जेल की प्रेजेंस ज़्यादा होगी और वहाँ पे एज़ कम्पेयर टू द राइट चेम्बर रैगामोटिस ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होगा। ठीक है। अब सीक्वेंस क्या होता है डेवलपमेंट का, कैसे सीक्वेंस के साथ डेवलप होती है रैगामोटिस? तो यहाँ पे कुछ टाइमलाइन है जिसके थ्रू जो हमारी बॉडी पार्ट्स हैं उनमें रैगामोटिस डेवलप होता है। तो 3 to 4 आवर्स में क्या हो रहा है? 3 to 4 आवर्स में आईलिड्स में रैगामोटिस आता है। इसी वजह से हम आईज की आईलिड को लिफ्ट करके देखने वाला टेस्ट करते हैं, क्योंकि 3 to 4 आवर्स में आईलिड में आ जाता है रैगामोटिस और हम उससे टेस्ट कर सकते हैं, उनको लिफ्ट करके देखने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे हमें पता चल सके कि रैगामोटिस आया है या नहीं आया है। तो 3 to 4 आवर्स में आईलिड्स में आता है, 4 to 5 आवर्स में फेशियल मसल्स में आता है, 5 to 7 आवर्स में नेक एंड ट्रंक, 7 to 9 आवर्स में अपर एक्सट्रीमिटीज़, 9 to 11 आवर्स में लेग्स, 11 to 12 आवर्स में स्मॉल मसल्स फिंगर्स एंड टोज़। तो स्मॉल मसल्स फिंगर्स एंड टोज़ में 11 to 12 आवर्स का टाइम लग जाता है रैगामोटिस आने के लिए। ठीक है। आईलिड्स, फेशियल मसल्स, नेक एंड ट्रंक, अपर एक्सट्रीमिटीज़, लेग्स और स्मॉल मसल्स एंड फिंगर टोज़ के बारे में हमने बात कर ली कि रैगामोटिस कैसे डेवलप होता है। इसके बाद तो सेकेंडरी रिलैक्सेशन ही पढ़नी थी। सेकेंडरी रिलैक्सेशन के बाद हम वीडियो एंड करेंगे। तो हमने देख लिया कि मसल्स में क्या क्या चेंजेस होती हैं। चेंजेस इन दी मसल क्या क्या पढ़ लिया? पहला स्टेप रैगामोटिस, पहला स्टेप प्राइमरी रिलैक्सेशन पढ़ लिया, सेकेंड पढ़ लिया रैगामोटिस, थर्ड पढ़ लिया सेकेंडरी रिलैक्सेशन। तो ये सारी चीज़ें हमने कर ली। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, कुछ जो चीज़ें रह जा रही हैं कि ऐसे कुछ सिचुएशंस होती हैं जिनकी वजह से रैगामोटिस क्या होता है, अफेक्ट होता है, कि कौन कौन सी वो सिचुएशन है जिसमें रैगामोटिस अफेक्ट होता है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रैगामोटिस और कैडावरिक स्पाज्म का हम पढ़ेंगे कंपैरिजन। ठीक है। तो इन दोनों को कंपेयर करके देखेंगे, ये भी देख लेंगे कि एग्जैक्टली कैडावरिक स्पाज्म होता क्या है। येस, इट इज़ अ काइंड ऑफ स्टिफनिंग ऑफ द बॉडी, बट रैगामोटिस से अलग होता है। तो रैगामोटिस और कैडावरिक स्पाज्म का डिफरेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमें पढ़ना है, और सिमिलैरिटीज़ जो छोटी मोटी 1-2 सिमिलैरिटीज़ है वो भी देखनी है। और इन दोनों में सच में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, इन दोनों को साथ में कंफ्यूज नहीं करना है, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गेट कन्फ्यूज्ड हियर रैगामोटिस और कैडावरिक स्पाज्म में। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में कंपेयर करेंगे, डिफरेंस देखेंगे और रैगामोटिस से रिलेटेड जो भी बच गया वो कवर कर लेंगे। तो जैसे ही हमने ये रैगामोटिस कवर किया ना, तो अर्ली साइंस ऑफ डेथ कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम लेट साइंस ऑफ डेथ में पढ़ेंगे। साइंस वाला साइंस नहीं है, जो भी सिग्नेचर वाला साइंस है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वाला स्लाइड लगा देती हूँ।
तो अच्छा लगेगा आप लोगों को भी देख के। Yes, so thank you so much for watching this video. Have a great day ahead. May you all stay safe and healthy, and see you in the next video. Bye.